देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। रासायनिक खाद के इस्तेमाल से जल्द मिलेगा छुटकारा, केंद्र सरकार लेकर आ रही है पीएम प्रणाम योजना। कोरोना की तर्ज पर बनाए जाएंगे क्वारंटाइन सेंटर, पशुपालकों को दी जाएगी आर्थिक सहायता। बिहार में तैयार किया जाएगा कृषि रोड मैप, सुझाव देने के लिए देश भर से जुटे किसान और कृषि विशेषज्ञ। केंद्र सरकार द्वारा एक तरफ सभी किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया जा रहा है, तो वहीं साथ ही किसानों को रासायनिक उर्वरकों से छुटकारा दिलाने के लिए भी सरकार द्वारा काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि सरकार जल्द ही एक नई योजना लेकर आने वाली है, जिसके तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी ताकि वो केमिकल खाद के इस्तेमाल से बचने के लिए वैकल्पिक खादों पर अपनी निर्भरता बढ़ा सके। सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली इस नई योजना को पीएम प्रणाम का नाम दिया गया है। पीएम प्रणाम यानी कि प्रधानमंत्री प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव विटामिन फॉर एग्रीकल्चर एडमिनिस्ट्रेशन योजना। सरकार की इस योजना का मकसद यही है कि किसी भी तरह से केमिकल खाद पर से सब्सिडी का बोझ कम किया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केमिकल कंपाउंड और फर्टिलाइजर मंत्रालय ने पीएम प्रणाम स्कीम का प्रस्ताव दिया है और इससे जुड़े मुद्दों के बारे में कुछ राज्यों से बात भी की गई है। अगर ये स्कीम शुरू होती है तो इसके लिए सरकार की तरफ से अलग फंड का आवंटन नहीं होगा, बल्कि मौजूदा फर्टिलाइजर सब्सिडी में ही इसका भी प्रावधान किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से निकली रिपोर्ट कहती है कि उर्वरक सब्सिडी का 50% हिस्सा राज्यों को ग्रांट के रूप में दिया जाएगा ताकि वो उस पैसे का इस्तेमाल वैकल्पिक खादों के स्रोतों पर कर सकें। इस ग्रांट का 70% हिस्सा गांवों, ब्लॉक और जिला स्तर पर वैकल्पिक उर्वरक बनाने की टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग मॉडल तैयार करने में किया जाएगा। वहीं बाकी बचे 30% हिस्से का इस्तेमाल किसानों, पंचायतों, किसान उत्पादक संगठनों और स्वयं सहायता समूहों को जागरूक करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। लंपी स्किन डिजीज का प्रसार काफी तेजी से देश में फैलता जा रहा है, जिसके चलते अभी तक देश भर के 12 से ज्यादा राज्यों के गौवंश इसकी चपेट में आ चुके हैं, जिन्हें देखते हुए महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक्शन मोड में नए कदम उठाए जा रहे हैं। जहां बीते दिनों सबसे पहले महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने प्रदेश के सभी संक्रमित पशुओं का मुफ्त इलाज कराने का ऐलान किया था, तो वहीं अब एक नया फैसला लेते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना की तर्ज पर लंपी स्किन डिजीज से संक्रमित मवेशियों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाने की घोषणा कर दी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को औरंगाबाद में मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस के अवसर पर झंडा फहराने के बाद ये घोषणा की है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस बीमारी से पशुपालकों और किसानों को हो रहे नुकसान से बचाने के लिए सरकार ने मदद देने का भी फैसला किया है। सरकार ने इस बीमारी से मवेशियों को बचाने के लिए प्रत्येक जिले को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। वहीं लंपी वायरस के कारण अपने मवेशियों को खोने वाले किसानों को राज्य सरकार राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण नीति के मानदंडों के अनुसार 16 से 30 हजार रुपए तक की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। इसके अलावा राज्य के 22 जिलों में पशु बाजारों और प्रदर्शनियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार लंपी स्किन डिजीज के प्रसार को रोकने के लिए कई उपाय लागू कर रही है और बीमारी की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए टीकाकरण भी शुरू कर दिया गया है। हाल ही में बिहार के पटना जिले में चतुर्थ कृषि रोड मैप के निर्माण के लिए प्रदेश के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह की अध्यक्षता में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जहां पर देश भर के प्रगतिशील किसानों और कृषि विशेषज्ञों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इस कार्यशाला में बिहार की कृषि व्यवस्था को एक नए मुकाम पर ले जाने के लिए कई सुझाव दिए गए, जिसमें सबसे अहम मुद्दा बाजार को किसानों तक पहुंचाने का उठाया गया। सरकार द्वारा तैयार किए जा रहे कृषि के नए रोड मैप के बारे में जानकारी देते हुए कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा कि ये रोड मैप ऐसा कृषि रोड मैप होगा जो देश के लिए दिशा तय करेगा और आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। इस परिचर्चा में भारतीय पैकेजिंग के पूर्व निदेशक एनसी साहा ने सुझाव देते हुए कहा, मखाना के विकास व निर्यात के लिए मखाना बोर्ड के गठन और केले के विपणन व निर्यात के लिए नालीदार फाइबर बोर्ड बॉक्स के इस्तेमाल पर जोर दिए जाने की जरूरत है। इसके अलावा एपीडा बनारस के पदाधिकारी सीबी सिंह ने सुझाव दिया कि बिहार के लिए
कृषि निर्यात नीति लगभग अपने आखिरी चरण में है। ऐसे में चतुर्थ कृषि रोड मैप उत्पादन आधारित न होकर बाजार आधारित करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जबकि हरियाणा के प्रगतिशील पद्मश्री किसान कंवल सिंह चौहान ने सुझाव दिया कि बिहार में प्रयोग के तौर पर मक्का के स्थान पर बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की खेती करवाकर प्रोसेसिंग इकाई लगाकर इसके बाजार की व्यवस्था की जानी चाहिए। आपको बता दें कि इस परिचर्चा में और भी कई सुझाव दिए गए, जिनके आधार पर जल्द ही बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। धान खरीद शुरू होने से पहले हरियाणा सरकार और आढ़ती आमने सामने हो गए हैं। आढ़तियों ने आज से सूबे की सभी 135 अनाज मंडियों में अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। उनकी मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाने वाली फसलों की खरीद पहले की ही तरह आढ़तियों के जरिए की जाए, जबकि सरकार अब भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में कर रही है। आढ़तियां बासमती धान की प्रजातियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ने के भी खिलाफ हैं। इस खरीफ सीजन बिहार में खाद का संकट बना हुआ है। इस वजह से किसानों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में उपजे इस खाद संकट का मुख्य कारण कम आपूर्ति है। जानकारी के मुताबिक इस खरीफ सीजन जरूरत के मुताबिक केंद्र सरकार की तरफ से 22% कम यूरिया का आवंटन बिहार को किया गया है। बिहार सरकार का दावा है कि केंद्र सरकार की तरफ से यूरिया के आवंटन में पीक सीजन यानी कि जून से अगस्त तक ही कटौती की गई है। प्याज निर्यात शुल्क में वृद्धि के कारण राज्य में प्याज की दर में काफी गिरावट आई है, जिससे किसानों के लिए बड़ा संकट पैदा हो गया है। इसका संज्ञान लेते हुए हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर नाफेड के माध्यम से प्याज की खरीद का आग्रह किया है। नाफेड पहले ही 2,38,000 टन प्याज खरीद चुका है। अब मुख्यमंत्री ने मांग की है कि इसे और 2 लाख टन बढ़ाया जाए। केला उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र का नाम भी शामिल है, लेकिन बीते काफी सालों से राज्य के केला उत्पादकों को लागत के अनुसार सही कीमत नहीं मिल पा रही है, जिसको लेकर राज्य के किसान लगातार अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के केला उत्पादक किसानों ने केले का गारंटी मूल्य, सामान्य शब्दों में कहें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग लिया है। संबंध में केला उत्पादक किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने बीते दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात भी की है। महाराष्ट्र में इस साल खरीफ सीजन में किसानों को भारी नुकसान हुआ है। कभी ज्यादा बारिश से तो कभी फसलों पर बढ़ते कीटों के प्रकोप से काफी फसलें खराब हुई हैं और किसान संकट में हैं। बारिश में हुए फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए लगातार किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे थे। राज्य के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने हाल ही में ऐलान किया है कि किसानों को राहत देते हुए उनके बैंक खातों में 3,500 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि भेजी जा चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि सहायता राशि का वितरण 15 सितंबर से शुरू हो चुका है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।